Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. It is the third part of the chapter discussion lines and angles. So इससे पहले दो पार्ट बन चुके हैं जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को कवर किया है. अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया है उसमें हम लोगों ने लाइन के बारे में जाना, रेस के बारे में जाना, लाइन सेगमेंट के बारे में जाना, ठीक, और एंगल्स के बारे में जाना. अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया है या फिर उसको अगर आपको रिवीजन करना है तो वो आप चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हो. ओके, आगे बढ़ने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है एंड क्वोरा पे भी है. सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो. मैं सब पे कुछ ना कुछ अपडेट करते ही रहता हूँ, ठीक है, ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो. या फिर बच्चों तो मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो. ऑलराइट, तो जिनको आता है उनका रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर डिस्कशन ऑफ सेकंड चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स फ्रॉम द क्लास 6 मैथमेटिक्स बुक. तो अभी तक हम लोगों ने रेस के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, लाइन के बारे में, पॉइंट के बारे में और एंगल्स के बारे में जाना है पहले के पार्ट्स में. ठीक है, एंगल्स क्या हुआ? एंगल्स वो ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से दो रेज इमर्ज होते हैं जिन्हें हम लोग आर्म्स कहते हैं. ये तो वो रेज के बीच में जो रोटेशन होता है तो वो डिपेंडिंग अपॉन द रोटेशन एंगल को हम लोग मेजर करते हैं. तो उसी मेजरमेंट को हम लोग और आगे डिटेल में जानेंगे कंपेयरिंग एंगल्स टॉपिक में. ठीक है, आगे के टॉपिक जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपेयरिंग एंगल्स, यानी कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है वो हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ऑलराइट, सो इट स्टार्ट्स एट लुक एट दीज एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ्स. इन जानवरों को देखो जो कि अपना मुंह खोल के बैठे हुए हैं. डू यू सी एनी एंगल्स हियर? क्या इनमें कोई एंगल्स दिख रहे हैं? इफ यस, मार्क द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ ईच वन. अगर दिख रहे हैं तो इनके आर्म्स को मार्क करना है और वर्टेक्स को मार्क करना है. सम माउथ्स आर ओपन वाइडर देन अदर्स. कुछ मुंह जो है जानवरों में के कुछ मुंह जो है वो दूसरे जानवरों के मुंह से कुछ ज्यादा ही खुले हुए हैं. द मोर द टर्निंग ऑफ द जॉस द लार्जर द एंगल. जितना ज्यादा जॉस का टर्निंग है यानी जितना ज्यादा जॉस का खुला हुआ रहेगा तो एंगल उतना ही ज्यादा बड़ा रहेगा. कैन यू अरेंज द एंगल्स इन दिस पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? ठीक है, तो क्या एंगल्स को अरेंज कर पाओगे इस पिक्चर में स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक? नहीं, तो एंगल्स को अरेंज करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग एंगल्स यहाँ पे वर्टेक्स और आर्म्स को ड्रॉ कर ले. तो जैसे कि ये स्नेक है, ठीक है, अब लग रहा है कि जानवरों के खास करके ठीक है सारे जानवरों के मुंह के ऊपर अब ऐसा लगेगा जैसे लिपस्टिक चलने वाला है. ओके, तो जैसे कि ये स्नेक है इसके मुंह को जब हम लोग आर्म्स को ड्रॉ करेंगे तो एक कॉमन पॉइंट हो गया वर्टेक्स जिसको हम लोग ओ नाम दे देते हैं, और दो आर्म्स हो गए ए और बी. ये सेम हेयर फॉर द फिश, ये जो छोटी सी नन्ही सी मछली है उसके लिए भी जो वर्टेक्स उसको ए नाम दे देते हैं और जो आर्म्स है उसको एक्स और वाई. ठीक है, अब यहाँ पे जो छोटी सी डक डक भी नहीं है, चिड़िया की बच्ची है. ठीक है, चिकन चिक लग रही है ये मुझे. ऑलराइट, तो ये जो छोटी सी चिड़िया की बच्ची है तो इसका भी जब मुंह को ड्रॉ करेंगे और ये अभी तक लग रहा है सबके मुंह पे लिपस्टिक चलाया जा रहा है. ठीक है, तो इसको भी जो वर्टेक्स उसको ए नाम दे देते हैं और यहाँ पे जो आर्म्स है उसको एल और एम. सेम गोज विद दिस एलिगेटर और क्रोकोडाइल. ठीक है, तो इसके भी जो आर्म्स है तो इसको भी वर्टेक्स जो है वो ओ नाम दे देते हैं और इसका जो जो वर्टेक्स उसको ओ नाम दे देते हैं और आर्म्स को सी और डी, यानी ओसी और ओडी. ठीक है, आर्म्स का जो पॉइंट है उसको सी और डी. तो ये अलग अलग नेमिंग हो गए. अब नेमिंग करना रहेगा तो स्नेक के लिए एंगल का जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल ए ओ बी. फिश के लिए जो एंगल हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा एंगल एक्स ओ वाई. यहाँ पे जो बर्ड है इसके लिए एंगल का नाम हो जाएगा एंगल एल ओ एम. और ये क्रोकोडाइल है इसके लिए एंगल का नाम हो जाएगा एंगल सी ओ डी. अब गौर से देखोगे इस क्रोकोडाइल के मुंह में तो एक छोटी सी चिड़िया भी है, मतलब ये अपना खाना भी खा रही है. ओके, तो चलो जो भी खा रही होगी. अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि इसमें सारे आर्म्स और वर्टेक्स को मार्क करना था तो जो कि यहाँ पे मार्क कर दिया गया है. और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ माउथ जो है वो ज्यादा ओपन है दूसरे के कंपेरिजन में, किसी और दूसरे के कंपेरिजन में. तो अब इसमें से जो सबसे बड़ा एंगल है वो कौन सा है? कैन यू अरेंज द एंगल्स इन द पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी सबसे छोटा किसका है और फिर उसके बाद किसका बड़ा है, फिर उसके बाद किसका बड़ा है. तो अब देखते हुए अगर समझिए हम लोग तो स्मॉलेस्ट जो है सबसे पहले अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले तो फिश का स्मॉलेस्ट लग रहा है. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यानी एंगल एक्स ओ वाई जो है एक्स ओ वाई. ठीक है, ये सबसे छोटा है. अब इसके बाद जस्ट जो बड़ा है वो किसका बड़ा है? तो आई होप कि एलिगेटर का, ठीक है, क्रोकोडाइल का, यानी एंगल सी ओ डी. ठीक है, फिर इसके बाद जो बड़ा है वो है एंगल ए ओ बी का.
और फिर इसके बाद जो सबसे ज्यादा बड़ा है वो है एंगल LOM. So these are the angles arranged in the smallest to largest. अब एंगल का जो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कैसे पहचानते हैं, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्निंग. ठीक, कौन कितना ज्यादा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द रोटेशन ऑफ वन आर्म रिगार्डिंग टू अनदर आर्म. ओके, इज इट ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल्स. तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या ये हमेशा आसान है दो एंगल्स को कंपेयर कर पाना. तो इसका आंसर लिखना बच्चों नो. ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू कंपेयर द टू एंगल्स. ठीक है, दो एंगल्स को कंपेयर करना हमेशा आसान नहीं है. ठीक है, कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है. ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ फिगर को देख करके और जो भी फिगर वाले क्वेश्चंस जो भी हम लोग बनाए हैं, जिसमें क्या फिगर को देख करके बनाया है, पहचानने की कोशिश की कौन सा एंगल छोटा है कौन सा एंगल बड़ा है. जिस एंगल में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जैसे कि अगर हम लोग ये वाला एंगल को मेजर करें, ठीक है, इसको हम लोग एक दूसरे पेन से एक दूसरे कलर से भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसको समझने में आसान रहे. ठीक है, ये दोनों एंगल्स अगर इस तरीके का कोई एंगल रहा, ये दो एंगल्स रहे, तो इनके बीच में एंगल्स का जो मेजरमेंट है बहुत ही बहुत ही माइन्यूट रहता है. माइन्यूट करने का मतलब कि मान लो कि अगर हमारा कोई वैल्यू है 89 और 90, न्यूमेरिकल वैल्यू में जब पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जब एंगल्स को पढ़ेंगे तो इस तरीके की न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आएंगे एंगल्स के. तो इतना जो माइन्यूट एक का डिफरेंस है सिर्फ 89 और 90 के बीच में, तो ये एंगल्स को, ऐसे एंगल्स को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा एंगल छोटा है कौन सा एंगल बड़ा है. नहीं, तो इज इट ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल्स? नो, बिकॉज देयर आर सम एंगल्स विच कैन बी वेरीड बाय अ लेस वेरी माइन्यूट डिफरेंस, जो कि अलग अलग हो सकते हैं बहुत ही कम डिफरेंस के साथ में. फर्दर, here are some angles. अब यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हुए हैं. लेबल ईच ऑफ द एंगल्स, हाउ विल यू कंपेयर देम. अब सारे एंगल्स को लेबल कर देना और फिर इनको कैसे कंपेयर करोगे वो भी जानना रहेगा. लेकिन लेबल कर दोगे और कैसे कंपेयर करेंगे वो हम लोग मेथड अब आगे जानेंगे इसमें. ठीक है, ड्रॉ अ फ्यू मोर एंगल्स, लेबल देम एंड कंपेयर. ठीक है, तो कुछ और भी एंगल्स को ड्रॉ करना और उनको भी फिर लेबल करना और कंपेयर करना रहेगा. तो किस मेथड से कंपेयर करेंगे वो हम लोग यहाँ सब जानेंगे. क्या है, तो कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन. ठीक है, अभी क्या है, विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. अभी हम लोग बिना न्यूमेरिकल वैल्यू के किसी भी एंगल्स को कैसे पहचान पाएंगे. ठीक है, तो वो हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं इस पार्ट में. तो कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन. अब सुपर इम्पोजिशन को बच्चों समझ लो कि ओवरलैप कराना. ठीक है, एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर ओवरलैप कराना, जिससे हम लोग पता कर सके कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है. तो एनी टू एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय प्लेसिंग देम वन ओवर द अदर. ठीक है, किसी भी एंगल को कंपेयर किया सकता है उस एक को दूसरे के ऊपर रख करके, उसको कहते हैं सुपर इम्पोज करके. दैट इज बाय सुपर इम्पोजिशन. ठीक है, द एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय प्लेसिंग देम वन ओवर द अदर, दैट इज बाय सुपर इम्पोजिशन. व्हाइल सुपर इम्पोजिंग, तो सुपर इम्पोजिशन के समय में द वर्टिसेस ऑफ द एंगल्स मस्ट ओवरलैप. तो एंगल्स का जो वर्टिसेस है वो ओवरलैप होना चाहिए. आफ्टर सुपर इम्पोजिशन इट बिकम्स क्लियर विच एंगल इज स्मॉलर एंड विच इज लार्जर. तो सुपर इम्पोजिशन के बाद जो है ये आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा एंगल जो है वो छोटा है और कौन सा एंगल बड़ा है. यहाँ तक कि अगर एक्यूरेट 89 और 90 वाला जो डायग्राम बना हुआ अगर एंगल का, ये न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जो मैं बता रहा था कि देख करके बता पाना तो मुश्किल होगा, लेकिन सुपर इम्पोजिशन अगर किया जाएगा तो 89 और 90 के बीच में जो ये 1 का डिफरेंस है वो भी आसानी से पहचाना जा सकेगा सुपर इम्पोजिशन वाले मेथड से. तो अब कैसे, तो दिस पिक्चर, द पिक्चर शोज द टू एंगल्स सुपर इम्पोज्ड. अब इस पिक्चर में क्या है, तो एक एंगल दिया हुआ हमारा एंगल ABC. ठीक है, एक एंगल दिया हुआ हमारा यहाँ पे ABC, एक एंगल दिया हुआ है PQR, दूसरा एंगल दिया हुआ है PQR. अब दोनों एंगल्स को यहाँ पे सुपर इम्पोज किया गया है. ठीक है, इट इज नॉट क्लियर दैट एंगल PQR इज लार्जर देन एंगल ABC. अब इससे साफ पता चल जा रहा है कि एंगल PQR जो है, ठीक है, वो एंगल ABC से बड़ा है. ठीक है, अब यहाँ पे कैसे सुपर इम्पोज किया गया है, तो सुपर इम्पोजिशन में एक चीज का ध्यान रखना है कि जो सेंटर्स है, जो पॉइंट है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहना चाहिए. ठीक है, किसी तरह कोई डाउट ना रहे तो यहाँ पे समझ लो, कैन बी कंपेयर बाय प्लेसिंग वन ओवर द अनदर व्हाइल सुपर इम्पोजिंग द वर्टिसेस ऑफ द एंगल्स मस्ट ओवरलैप. ठीक है, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि सुपर इम्पोज जब भी हो रहा है तो एंगल्स का जो वर्टिस है वो ओवरलैप होना चाहिए हमेशा. ठीक है, वर्टेक्स यानी ABC का वर्टेक्स जो है वो B है, PQR का जो वर्टेक्स है वो Q है. तो P को Q के ऊपर में इम्पोज किया गया है, ओवरलैप किया गया, सुपर इम्पोज किया गया है. और दो आर्म्स, ठीक है, कम से कम एक आर्म्स को दोनों डायग्राम में, दोनों एंगल्स के एक आर्म्स को भी सुपर इम्पोज कराना रहेगा. जैसे यहाँ पे BC को
क्यू आर से सुपर इम्पोज किया गया है, मतलब ओवरलैप किया गया है। ठीक है, तो ये वर्टेक्स जो है और एक आर्म जब सुपर इम्पोज हुआ है तो बाकी का जो दो आर्म रह गया, एक एक आर्म रह गया दोनों एंगल्स का, वो उसके रिगार्डिंग हम लोग को पता चल जाएगा कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। ठीक है, अगर वो भी सुपर इम्पोज हो जाएंगे तो वो हमारे कहलाएंगे इक्वल एंगल्स। ठीक है, अभी पी क्यू आर और ए बी सी के केस में क्या है कि सुपर इम्पोज नहीं हुआ है। ठीक है, जो पी क्यू आर वाले में पी क्यू का रोटेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ए बी सी, ए बी ऑफ ए बी सी। पी क्यू आर में पी क्यू का रोटेशन ज्यादा है, ए बी के कंपेयर में ए बी सी वाले एंगल से, तो वो क्या टोटली सुपर इम्पोज नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि एंगल पी क्यू आर जो है इज लार्जर देन एंगल ए बी सी। वही अगर सुपर इम्पोज हो जाता तो उसे हम लोग कहते हैं इक्वल एंगल्स, जो कि हम लोग जानेंगे इक्वल एंगल्स। नाउ कंसीडर एंगल ए ओ बी, एक एंगल है हमारा एंगल ए ओ बी। ठीक है, ये एंगल हो गया एंगल ए ओ बी, एंड एंगल एक्स ओ वाई, ये एंगल हो गया हमारा एक्स ओ वाई। इन द फिगर विच इज ग्रेटर, अब इसमें से बड़ा कौन सा है? नहीं तो यहाँ पे जब सुपर इम्पोज किया गया तो देखो वर्टेक्स तो सुपर इम्पोज होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर में, साथ में एक आर्म को भी ओवरलैप करा देना और फिर दूसरे वाले आर्म का कंडीशन देखना कि वो ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर दूसरा वाला आर्म भी ओवरलैप हो जाएगा तो मतलब कि वो क्या है हमारा इक्वल एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि OB जो है OY के साथ ओवरलैप कर गया था। नहीं, OB जो है OY के साथ ओवरलैप कर गया था। सेम गोज हियर कि OA जो है वो भी OX के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो इसीलिए एंगल AOB जो है वो एंगल XOY के इक्वल है। ओके, द कॉर्नर्स ऑफ बोथ दीज एंगल्स मैच द आर्म्स ओवरलैप विद ईच अदर। ठीक है, कॉर्नर्स जो है वो तो मैच कर ही रहे हैं, फिर आर्म्स जो है वो भी ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, OA जो है OX के साथ, OB जो है OY के साथ। सो द एंगल्स आर इक्वल इन साइज, इसीलिए जो एंगल्स हैं वो साइज में भी इक्वल हो गए। उनमें जो किसी तरह का कोई भी डाउट आएगा तो बैकवर्ड जाकर के फिर से सुनने की कोशिश करना, आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बताने का कोशिश किया जा रहा है। The reason these angles are considered to be equal in size is because when we visualize each of these angles as being formed out of rotation। ठीक है, अब ये जो एंगल्स जो है ये इक्वल है साइज में, वो इस तरीके से, क्योंकि जब इनको हम लोग रोटेशन के द्वारा बना रहे हैं तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, वी कैन सी दैट देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ रोटेशन नीडेड टू मूव OB टू OA। देखिए, ये साफ साफ देख सकते हैं कि OA का जो रोटेशन है OB के कंपैरिजन में वो सेम है एज OX का रोटेशन OY के कंपैरिजन में है। ठीक है, वो जो रोटेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है दोनों केस में सेम है, तभी ये टोटली ओवरलैप हो चुका है। वहीं यहाँ पहले वाले फिगर में क्या है कि कंप्लीटली ओवरलैप नहीं हो रहा था, इसीलिए PQR जो था वो ABC से बड़ा था। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सुपर इम्पोजिशन, अब सुपर इम्पोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, when two angles are superimposed, जब दो एंगल्स जो है सुपर इम्पोज होते हैं, and the common vertex and the two rays of both angles lie on top of each other। ठीक है, और जो कॉमन वर्टेक्स होता है और दोनों रेस जो होते हैं जब एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर जाते हैं, देन द साइजेस ऑफ द एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तब एंगल के साइजेस जो है वो इक्वल रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में हम लोगों ने जाना। फर्दर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या है क्वेश्चन में, तो वेयर एल्स डू वी यूज सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर। हम लोग सुपर इम्पोजिशन का और कहाँ पे यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, तो इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट में। ठीक है, फॉर मेजरमेंट ऑफ, इसको स्टेटमेंट में लिखा जाए तो फॉर मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स and mostly 2D geometrical shapes। ठीक है, 2D geometrical shapes like square, circle, triangle। ये कैसे, तो अब लाइन को अगर हम लोग कोई ऐसा लाइन है जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और दोनों का मेजरमेंट अगर सेम है तो कैसे पता करेंगे। मान लो कि एक लाइन है जिसका मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, फिर एक और लाइन है जिसका भी मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर है, लेकिन दूर से देखने से थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस आ रहा है, पता चल रहा है कि लग रहा है कि डाउट हो जा रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो क्या करेंगे, एक लाइन को दूसरे लाइन के ऊपर सुपर इम्पोज करा देंगे। ठीक है, यानी एक लकीर को दूसरे लकीर के ऊपर, एक लकीर को दूसरे लकीर के ऊपर रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को फुल्ली कवर कर देना चाहिए, यानी दोनों क्या रहेगा, तब दोनों 2 सेंटीमीटर का रहेगा। इट मीन्स कि बोथ द लाइन सेगमेंट्स आर सुपर इम्पोज्ड एंड बोथ आर इक्वल। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, सुपर इम्पोजिशन का इस्तेमाल किया गया। वहीं दो स्क्वायर को अगर मेजर करेंगे सुपर इम्पोजिशन से तो वो भी टोटली एक दूसरे को ओवरलैप कर देना चाहिए। सेम गोज विद द सर्कल। ठीक है, सर्कल के केस में क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप कर देना चाहिए। ट्रायंगल की केस में भी ओवरलैप कर देना चाहिए। और जितने जितने 2D ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं इन सबको हम लोग मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं।
सुपर इम्पोजिशन मेथड से। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन आंसर में क्या कह रहा है, फिगर इट आउट। पहला क्वेश्चन है कि फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को फोल्ड करना है, देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड। ठीक है, तो जैसे यहाँ डायग्राम में बनाया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है और जहां पे फोल्ड किया गया है वहां पे एक लाइन ड्रॉ करना रहेगा। ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड। ठीक है, जहां पे भी फोल्ड बनाया वहां पे लाइन ड्रॉ करना रहेगा। नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड्स ऑफ द पेपर। नाम देना रहेगा और साइड्स का जो, ठीक है, एंगल्स को कंपेयर करना रहेगा, सारा नेमिंग। तो लेट अस नेम द पेपर फर्स्ट। कॉर्नर्स को ए बी सी डी। ठीक है, जहां पे फोल्डिंग पे जो पॉइंट बना है उसको ई एफ। तो ए बी सी डी एंड ई एफ, दीज आर द नेमिंग ऑफ द पॉइंट्स। अब एंगल्स को भी नाम देना रहेगा। तो हमारे जो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, तो एक तो एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, तीसरा एंगल ये हो गया और चौथा एंगल ये हो गया। ठीक, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स यहाँ पे 8 बन रहे हैं, लेकिन फोल्ड के पास जो एंगल बन रहा है उसी को यहाँ पे मेंशन किया गया, मैंने मेंशन किया है। तो अब एंगल्स कौन कौन से हो गए, तो एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ, फिर एंगल बी ई एफ, फिर एंगल डी एफ ई एंड एंगल सी एफ ई। So these are the angles which have been shown here, जहां पे बन रहा है। Now make different of the paper, ठीक है, make different angles by folding a rectangular sheet of paper and compare the angles। इसी तरीके से जो एंगल्स बने हैं, अपने से भी पेपर को फोल्ड कर करके अपने से भी एंगल बनाना बच्चों, और उसको फिर कंपेयर भी करना। Which is the largest and the smallest angle you made, और कौन सा एंगल जो है वो सबसे बड़ा है और कौन सा एंगल जो छोटा है तुमने जो बनाया है उसको भी यहाँ पे मेंशन करना। अब यहाँ पे जो पहले से इस डायग्राम में बना हुआ है इसमें पूछा जा रहा है कि कंपेयर करके बनाना रहेगा। ठीक है, तो लेट अस कंपेयर। तो कंपेयर करेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, तो एंगल ए ई एफ, ठीक है, दो एंगल है, एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ एंड एंगल सी एफ ई। ठीक है, ये दोनों क्या है, आर ग्रेटर, ये दोनों जो है वो बड़े हैं, आर ग्रेटर देन एंगल बी ई एफ, बी ई एफ एंड डी एफ ई। ठीक है, बड़े इन दोनों एंगल से। तो ये जो फिगर में यहाँ पे बना हुआ है, इसी तरीके से तुम लोग भी बच्चों अपने से बनाने का कोशिश करना है। इसको एक पेपर लेना, उसको फोल्ड करना और एंगल्स को नाम देना और फिर उसको लिखने का कोशिश करना कि कौन सा एंगल जो वो बड़ा और कौन सा एंगल जो छोटा है। और लेट फर्दर, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। हर केस में बताना रहेगा कि कौन सा एंगल जो है वो बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है, हर केस में। ठीक है, तो ये इस डायग्राम के रिलेटेड में है, इस डायग्राम से रिलेशन में ये क्वेश्चन जो है एंगल्स है। यहाँ पे ए में क्या है कि एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ वाई, इसमें बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है। तो एंगल ए ओ बी जो है ये हमारा एंगल ए ओ बी हो गया, ठीक है, और एंगल एक्स ओ वाई ये हो गया। अब देख सकते हो कि एक्स ओ वाई चिड़िया का मुंह की तरह, चोंच की तरह खुला हुआ है, लेकिन है किसके अंदर, ये टोटल ए ओ बी के अंदर में। मतलब कि एंगल ए ओ बी जो है ये तीन एंगल का सम है। ठीक है, एंगल ए ओ बी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ वाई प्लस एंगल वाई ओ बी। ठीक है, सिंस एक्स ओ वाई इज पार्ट ऑफ एंगल ए ओ बी, एक्स ओ वाई जो है ये एंगल ए ओ बी का पार्ट है। सिंस एंगल एक्स ओ वाई इज पार्ट ऑफ एंगल ए ओ बी, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ वाई। इसको स्टेटमेंट में लिख देना बच्चों। ठीक है, और स्टेटमेंट में अगर समझने में दिक्कत आ रहा है तो वीडियो को गौर से सुनना, बैकवर्ड रिवाइंड करके भी जा करके मैंने क्या बोला उसको जरूर से सुनना। ठीक है, क्या बोला मैंने कि सिंस एक्स ओ वाई इज पार्ट ऑफ एंगल ए ओ बी, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ वाई। ठीक है, इसको स्टेटमेंट लिख लेना खुद से, मैं यहाँ पे वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूँ अभी, लेकिन इसको फिर से सुन करके लिखने का कोशिश करना, इससे तुमको ही अच्छे से याद होगा और रिकॉल करने में आसानी रहेगा, रिमाइंड रखने में आसानी रहेगा। और लेट फर्दर, दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है कि एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ बी, इसमें भी दो एंगल दिया हुआ है। एंगल ए ओ बी, एक तो ये सबसे बड़ा वाला एंगल जो यहाँ पहले से मेंशन था, और एक्स ओ वाई से भी थोड़ा बड़ा एंगल है एंगल एक्स ओ बी। ठीक है, एक्स ओ वाई से ये बड़ा एंगल है एक्स ओ बी। अब इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ एक्स
प्लस एंगल XOB प्लस एंगल XOB। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, सम हो गया। अब जो पहले वाले के रिगार्डिंग जो सेंटेंस लिखा गया था उसी तरीके से इसके रिगार्डिंग सेंटेंस लिख सकते हो कि सिंस एंगल XOB इज पार्ट ऑफ एंगल AOB, एंगल XOB जो है एंगल AOB का पार्ट है, देयरफॉर एंगल AOB इज ग्रेटर देन एंगल XOB। ठीक है, लिखोगे कि सिंस एंगल XOB इज पार्ट ऑफ एंगल AOB, देयरफॉर एंगल AOB इज ग्रेटर देन एंगल XOB। ऑलराइट, सो इट वाज आंसर टू आवर बी पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। Now third part is saying angle XOB and angle XOC। ठीक है, ये जो एंगल XOB है और XOC है इन दोनों की रिगार्डिंग कहा जा रहा है थर्ड पार्ट में, इन दोनों की रिगार्डिंग कहा जा रहा है थर्ड पार्ट में कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सॉरी, मोस्टली बड़ा के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस केस में क्या है कि दोनों के दोनों इक्वल है। सिंस B and C are lying on the same plane on the same angle, therefore both are equal। तो ये दोनों क्या है, तो इक्वल है। इसको लिख देना है कि सिंस एंगल XOB एंड एंगल XOC आर कंप्लीटली ओवरलैपिंग ईच अदर और सुपर इम्पोजिंग ईच अदर, देयरफॉर दे आर इक्वल। फर्दर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच एंगल इज ग्रेटर, एंगल XOY और एंगल AOB। थर्ड पार्ट इस डायग्राम से रिलेटेड में है कि एंगल XOY और एंगल AOB में कौन सा बड़ा है। तो गिव रीजंस, इसके पीछे का रीजन भी देना रहेगा। तो अब रीजन कैसे दे सकते हो इसको, तो सुपर इम्पोजिशन मेथड से इसको दोनों एंगल्स का अलग अलग कट आउट करना रहेगा। तो किताब मत फाड़ना, ठीक है, कि कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा है किताब में ऐसी। मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करना, ठीक है, इसको स्टेटमेंट में लिखना करना। दोनों एंगल्स के लिए एंगल XOB जो है, सॉरी एंगल XOY जो है, एक तो ये एंगल XOY हो गया और दूसरा एंगल जो है एंगल AOB जो हो गया। ये दोनों क्या है, दोनों का कॉमन वर्टेक्स जो है वो O है, जो दोनों का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है वो O है। अब OY को ओवरलैप करा दो OB के साथ, ठीक है, उसके लिए OY को थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा, तो OB के साथ ओवरलैप करा दो। अब जो OY को ओवरलैप कराओगे तो OX जो है उसको देखोगे कि उसका ये पोजीशन थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा A के साथ, OX जो है वो A के साथ ओवरलैप करेगा, उसका पोजीशन भी है थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। तो अब जब OY जो है OB के साथ कंप्लीटली ओवरलैप रहेगा, तो इसीलिए साफ देख सकते हो कि OX जो है वो OA से ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो एंगल XOY जो है वो बड़ा रहेगा एंगल AOB से। ठीक है, सिंस स्टेटमेंट में लिखना बच्चों कि सिंस O इज कॉमन फॉर बोथ द एंगल्स and after overlapping OY to OB, OX remains outside of OA। ठीक है, outside of OA which completely shows that angle XOY is greater than angle AOB। ठीक है, किसी तरह कोई दिक्कत आएगा तो पीछे जाकर के फिर से सुनने की कोशिश करना कि मैंने क्या बोला और उसको स्टेटमेंट में लिख देना, नहीं गलत होगा, बिल्कुल नहीं गलत होगा। फर्दर कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। अभी हम लोगों ने क्या जाना कि सुपर इम्पोजिशन की मदद से कैसे एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बिना सुपर इम्पोजिशन के एंगल्स को कैसे कंपेयर करेंगे। तो टू क्रेन्स आर आर्ग्यूइंग अबाउट हु कैन ओपन देयर माउथ वाइडर। दो क्रेन है जो कि डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि किनका मुंह सबसे ज्यादा खुलता है। ठीक है, आपस में तुम लोग क्लास में जब शोर करते होगे तो सब हल्ला करते हो तो मुंह तो खुलते होगा ना। ये तो आपस में भी कंपेयर कर सकते हो कि कौन बच्चा सबसे ज्यादा मुंह खोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में शोरगुल करने लग जाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी दो क्रेन है जो बगले हैं सारस है, वो डिस्कस कर रहे हैं कि उसका मुंह सबसे ज्यादा खुलता है। दैट इज हु इज मेकिंग अ बिगर एंगल। इसका मतलब कि कौन जो है सबसे बड़ा एंगल बना रहा है। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ देयर एंगल्स। तो सबसे पहले तो दोनों का एंगल ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, दोनों बर्ड्स का एंगल ड्रॉ करना रहेगा। हाउ डू वी नो विच वन इज बिगर, कैसे पता करेंगे कि कौन सा जो है वो बड़ा है। एज सीन बिफोर, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, वन कुड ट्रेस दिस सिग्नल्स एंगल्स, सुपर इम्पोज देम एंड देन चेक। तो एक जो है इनको एंगल्स को चेक कर सकता है सुपर इम्पोज करा करके। बट कैन वी डू इट विदाउट सुपर इम्पोजिशन, लेकिन क्या हम लोग बिना सुपर इम्पोजिशन के भी इनको चेक कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, तभी इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है और वही पार्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे? सपोज वी हैव अ ट्रांसपेरेंट सर्कल विच कैन बी मूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन अ फिगर्स। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सर्कल है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट सर्कुलर पेपर है जिसको हम लोग एक जगह पे मूव करा सकते हैं। अब ये क्या है, थोड़ा एडवांस फॉर्म है सुपर इम्पोजिशन का ही, एक दूसरा मेथड है, दूसरा तरीका है सुपर इम्पोजिशन का ही, लेकिन है क्या, ये सुपर इम्पोजिशन का ही प्रोसेस है ये भी। कैन वी यूज दिस फॉर कंपेरिजन, क्या हम लोग इसको कंपेरिजन के लिए यूज कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली वी कैन यूज दिस एज वी आर गोइंग टू यूज इट।
लेट अस प्लेस द सर्कुलर पेपर ऑन द एंगल मेड बाय द फर्स्ट क्रेन। नहीं तो जो एंगल हम लोगों ने ड्रॉ किया था, तो पहले क्रेन के द्वारा जो एंगल बनाया गया है उस सर्कुलर पेपर को फर्स्ट पहले वाले क्रेन के एंगल पे रखेंगे। क्या ध्यान रखना है इसमें कि द सर्कल इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, कि सर्कल का जो सेंटर है वो एंगल के वर्टेक्स के ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि सर्कल का जो सेंटर है, ये हमारा सर्कल है, अब इसका जो सेंटर है वो एंगल के वर्टेक्स के सेंटर पे ही रहना चाहिए, उसके से एग्जैक्ट कोइंसाइड करना चाहिए। Let us mark the points A and B on the edge of the circle at the points where the arms of the angle pass through the circle. अब जो एंगल बन रहा था क्रेन के द्वारा, पहला क्रेन के द्वारा, वो एंगल का आर्म्स भी रहेगा। अब वो आर्म्स जो है सर्कल के एजेस पे जहां से भी पास कर रहा है, ठीक है, वहां पे उसको मार्क कर दो A और B। जैसे OA और OB, ये क्या था, आर्म्स है एंगल का। अब ये क्या है कि जो सर्कल का एज से कहीं ना कहीं से दिखेगा हमें कि हाँ इस जगह से वो पास कर रहा है, OA पास कर रहा है, और इस पॉइंट से OB पास कर रहा है। तो जहां से पास कर रहा है तो पेपर पे भी मार्क कर देना रहेगा, उसको पॉइंट को नाम दे देना रहेगा A और B। ठीक है, फिर सर्कुलर पेपर को जब बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से उस पर लेबलिंग रहेगा O, A एंड B। फर्दर, can we use this to find out if this angle is greater than or equal to or smaller than the angle made by the second crane? तो अब क्या हम इसकी मदद से ये पता कर सकते हैं कि जो एंगल है बड़ा है, बराबर है या छोटा है जो सेकंड क्रेन के द्वारा जो एंगल बन रहा था उसके कंपैरिजन में। लेट अस प्लेस इट ऑन द एंगल मेड बाय द सेकंड क्रेन so that the vertex coincides with the center of the circle and one of the arms passes through OA। अब क्या है कि इसको सेकंड क्रेन के द्वारा जो एंगल बन रहा था उसके ऊपर प्लेस करना रहेगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हो कि कैसे उस सर्कुलर पेपर को, सर्कुलर ट्रांसपेरेंट पेपर को सेकंड क्रेन के एंगल पे प्लेस किया गया है। ठीक है, अब इस तरीके से प्लेस करना है कि सेंटर तो कोइंसाइड करे ही। ठीक है बच्चों, अब ये ध्यान रखना यहाँ पे कि क्या है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ये ध्यान रखना है कि सेंटर तो कोइंसाइड करे ही, साथ में एक आर्म जो है उसमें से किसी एक पॉइंट से गुजर रहा हो। जैसे इस केस में क्या है कि OA को OX के पास से गुजारा गया है। ठीक है, OA जो पॉइंट था वो OX यानी सर्कुलर पेपर का और क्रेन का जो आर्म था वहां से गुजारा गया इसको। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको रखना है। ऐसा करने से क्या होगा वो समझ में आएगा। अब यहाँ पे विच क्रेन वाज मेकिंग द बिगर एंगल, अब कौन सा साफ पता चल सकता है कि सेंटर को इनसाइड हो रहा है, एक आर्म दूसरे आर्म के ऊपर ओवरलैप है, लेकिन दूसरा वाला आर्म दूसरे वाले पॉइंट से ओवरलैप नहीं है। ठीक है, OB जो है वो OY के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये क्या ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो इसलिए साफ पता चल रहा है कि एंगल एंगल AOB is greater than एंगल XOY। तो ये एंगल यानी पहला क्रेन के द्वारा जो एंगल बन रहा था मुंह खोलने पे वो दूसरे वाले क्रेन के कंपैरिजन में बड़ा है। नहीं तो विच क्रेन वाज मेकिंग द बिगर एंगल, तो क्रेन 1 फर्स्ट क्रेन वाज मेकिंग द बिगर एंगल, ये हम लोग यहां से पता कर सकते हैं। फर्स्ट क्रेन वाज मेकिंग द बिगर एंगल। If you can make such a circular piece of transparent paper, try this method to compare the angles in figure 2.10 with each other। ठीक है, तो अब इस तरीके से और सर्कुलर ट्रांसपेरेंट पेपर बना सकते हो। तो ये जो फिगर 2.10 था यहाँ पे, ठीक है, तो इसको इन एंगल्स को मेजर करने की कोशिश करना। ठीक है, अब एंगल्स को कैसे मेजर, तो ये जो सेंटर है ना, ये सर्कुलर पेपर का सेंटर पे मैच करना, और फिर इनकी बीक्स जहां पे भी निकल रहे होंगे वो सर्कुलर पेपर पे उसको मार्क कर देना, पॉइंट A एंड पॉइंट B। फिर इसको यहाँ पे इसके एंगल पे लाने का कोशिश लाना और देखना कि क्या मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा क्रेन का मुंह सबसे ज्यादा खुल रहा है। ओके, तो अब ये टीचर्स नोट है। अब टीचर्स नोट इसमें क्या किया गया है, आप लोग को ये समझाने के लिए कहा गया है कि अगर एंगल्स को कट कर देते हैं, ठीक है, अगर एंगल्स को कट करते हैं मतलब उसके आर्म्स के लेंथ को छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं तो एंगल में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, अब छोटा और बड़ा कहने का मतलब कैसे, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू लाइक दिस, कि मान लो एक एंगल है यहाँ पे इस तरीके का, ठीक है, सेंटर O पे है, इसका एक आर्म है अभी A और दूसरा आर्म है B। ठीक है, अगर इस आर्म को हम लोग आगे बढ़ाते हैं मतलब बड़ा करते हैं, ठीक है, मान लो कि ये X तक गया और ये गया Y तक, ये कहां तक गया, X तक गया और ये गया Y तक। ठीक है, अब समझना क्या इसमें बच्चों तुमको कि जो एंगल है एंगल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एंगल हमेशा बराबर रहेगा।
चाहे उसको बढ़ाया जाए या फिर अगर उसको घटाया जाए। ठीक है, अब घटाना करने का मतलब कि अगर एक्सटेंड किया गया एक्स और वाई, पहले क्या है सिर्फ ओ है, ठीक है, ओ ए और ओ बी था, फिर उसको क्या किया गया ओ एक्स और ओ वाई बनाया गया। अब मान लो कि घटा दिया जाता है, ठीक है, इसको एक कर दिया जाता है जेड एक्स वाई यू एंड भी, ठीक है, ओ यू और ओ भी। ये सबसे पहला फर्स्ट वाला, फर्स्ट केस में आर्म था, फर्स्ट केस में ये आर्म था। ओ एक्स और ओ वाई व्हेन इंक्रीज्ड, जब बढ़ाया गया तब हुआ। ओ यू और ओ भी व्हेन डिक्रीज्ड, ये जब घटाया गया तब हुआ। लेकिन याद क्या रखना है तुमको कि हर केस में इन ईच केस एंगल रिमेन्स द सेम, ठीक है, इन ईच केस, हर केस में, इन ईच केस एंगल रिमेन्स सेम, एंगल रिमेन्स सेम। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर आर्म्स को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, एंगल क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, एंगल में कोई चेंजेस नहीं आता है। ऑलराइट, अब हम लोग अगला टॉपिक पे बढ़ रहे हैं जो कि थोड़ा एक्टिविटी वाला पार्ट है, मेकिंग रोटेटिंग आर्म ऑफ आर्म्स। इसको एक्सप्लेन करने से पहले और इसको डिस्कस करने से पहले, अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके, ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलना ताकि मैं आप तक और इंटरेक्टिव वे में लाने का कोशिश कर सकूँ। ठीक है, जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड फील करूंगा, और तो मैं आप लोगों तक और अच्छे वे में ला सकूंगा। तो मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स, अब जो टॉपिक जो हम लोग जाने जा रहे हैं वो क्या है, तो रोटेटिंग आर्म्स बनाने के लिए। ठीक है, रोटेटिंग आर्म्स मतलब कि एंगल्स का ही फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन ये हम लोग अपने हिसाब से इसको जितना मन उतना एंगल दे पाएंगे। तो लेट अस मेक रोटेटिंग आर्म्स यूजिंग 2 पेपर स्ट्रॉज एंड अ पेपर क्लिप बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। तो हम लोग रोटेटिंग आर्म बनाते हैं 2 पेपर स्ट्रॉ और एक पेपर क्लिप की मदद से। कैसे किया जा रहा है यहाँ पे, तो टेक 2 पेपर स्ट्रॉज एंड अ पेपर क्लिप। देखिए 2 पेपर स्ट्रॉज है और ये एक पेपर क्लिप है, तो उसको लेना रहेगा। इंसर्ट द स्ट्रॉज इनटू द आर्म्स ऑफ द पेपर क्लिप। ठीक है, स्ट्रॉज को पेपर क्लिप के आर्म्स में इंसर्ट करना रहेगा। योर रोटेटिंग आर्म इज रेडी। अब जब इंसर्ट कर दोगे पेपर क्लिप में पेपर स्ट्रॉज को तो कुछ इस तरीके से दिखेगा और रोटेटिंग आर्म जो है वो रेडी भी हो चुका है। अब हम लोग किसी भी एक आर्म को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर दोनों आर्म को भी रोटेट कर सकते हैं, तो अलग अलग रोटेशन पे अलग अलग एंगल्स का भी फॉर्मेशन होगा। मेक सेवरल रोटेटिंग आर्म्स विद डिफरेंट एंगल्स बिटवीन द आर्म्स। नहीं तो बहुत सारे रोटेटिंग आर्म्स बनाना अलग अलग एंगल्स के आर्म्स के बीच में। Arrange the angles you have made from smallest to largest by comparing and using superimposition। ठीक है, अब ये जितने भी एंगल्स बनाओगे रोटेटिंग आर्म्स का, इसको अरेंज करके रखना है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट के केस में, और इसको सुपर इम्पोजिशन की मदद से कंपेयर कर देना। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि मेकिंग अ रोटेटिंग आर्म। अब इसको दूसरा एक्टिविटी परफॉर्म करना रहेगा, इन एक्टिविटी इन आर्म्स की मदद से। क्या है, तो पासिंग थ्रू अ स्लिट, एक स्लिट से गुजारना। कलेक्ट अ नंबर ऑफ रोटेटिंग आर्म्स विथ डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, रोटेटिंग आर्म्स जो बनाए हुए रहोगे तो उसमें से कुछ एंगल आर्म्स को कलेक्ट कर लेना, अलग अलग एंगल्स वाले। डू नॉट रोटेट एनी ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। और किसी भी रोटेटिंग आर्म को रोटेट नहीं करना रहेगा इस एक्टिविटी के दौरान में, ये ध्यान रखना। क्या है इसमें, तो टेक अ कार्डबोर्ड एंड मेक एन एंगल शेप्ड स्लिट एज शोन बिलो। ठीक है, एक कार्डबोर्ड लेना और एक एंगल शेप्ड स्लिट बनाना रहेगा। एंगल शेप्ड स्लिट मतलब कि जो रोटेटिंग आर्म है उसी को यूज करके, नहीं तो अपने से भी कोई एंगल शेप्ड इस तरीके से एंगल दे देना और उसमें एक खांचा बना देना, स्लिट बना देना। ठीक है, बाय ट्रेसिंग एंड कटिंग आउट ऑफ द शेप ऑफ वन ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स। ठीक है, किसी भी एक रोटेटिंग आर्म्स की मदद से। नाउ शफल एंड मिक्स अप ऑल द रोटेटिंग आर्म्स। अब क्या करना रहेगा, जितने भी रोटेटिंग आर्म्स है तुमने बनाए थे उसको शफल कर देना और मिला लेना उसको। कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स विल पास थ्रू द स्लिट। अब क्या तुमको उसको पहचानना रहेगा कि कौन सा रोटेटिंग आर्म जो है उस स्लिट से गुजर पा रहा है कि नहीं। The correct one can be found by placing each of the rotating arms over the slit। सही रोटेटिंग आर्म को हम लोग तभी पहचान पाएंगे जब उसको उस स्लिट में डाला जाएगा, उसमें से उसको गुजारा जाएगा। Let us do this for some of the rotating arms। कुछ रोटेटिंग आर्म्स के साथ करके यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे एक रोटेटिंग आर्म को जब गुजारने की कोशिश किया गया तो उसका एंगल जो है वो छोटा पड़ गया इन कंपैरिजन टू स्लिट एंगल। तो स्लिट एंगल इज ग्रेटर देन द आर्म्स एंगल। स्लिट का जो एंगल है वो आर्म के एंगल से बड़ा है। ठीक है, स्लिट का एंगल कहने का मतलब यहाँ पे ये क्या हमारा स्लिट है और ये क्या, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ये स्लिट का एंगल हो गया यहाँ पे और ये आर्म का एंगल हो गया। तो क्या स्लिट का एंगल जो है
वो बड़ा हो गया इन कंपैरिजन टू दी आर्म्स। इस केस में क्या है, तो स्लिट का एंगल जो है वो छोटा हो गया इन कंपैरिजन टू दी एंगल ऑफ द आर्म्स। ठीक है, सेकंड वाले इमेज में क्या है कि स्लिट एंगल इज लेस देन द आर्म्स एंगल। थर्ड केस में क्या है, स्लिट एंगल और आर्म एंगल बोथ आर सेम। स्लिट का एंगल और आर्म का एंगल क्या दोनों सेम हो गया, तो इसीलिए द आर्म्स विल गो थ्रू द स्लिट। अब आर्म्स जो रोटेटिंग आर्म्स है यहाँ पे वो स्लिट को पार कर जाएगा। ओनली द पेयर ऑफ रोटेटिंग आर्म्स वेयर द एंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्लिट पासेस थ्रू द स्लिट। ठीक है, तो वही रोटेटिंग आर्म्स जो कि जिसका एंगल जो है वो स्लिट के एंगल के बराबर है, वो स्लिट को पार कर पाएगा, पास कर पाएगा। नोट दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ पासिंग थ्रू द स्लिट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द रोटेटिंग आर्म्स एंड नॉट ऑन देयर लेंथ। और ये ध्यान रखना रहेगा कि जो ये ध्यान रखना रहेगा कि जो एंगल है रोटेटिंग आर्म का और स्लिट का, उन्हीं पे डिपेंड करता है उसको पास कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ना कि उनके लेंथ पे। जब तक, ठीक है, लेंथ पे तभी तक मैटर करेगा कि जो आर्म्स का जो लेंथ है वो स्लिट के लेंथ से छोटा रहे। अगर बड़ा रहेगा तो ऑब्वियस बात है कि वो लेकिन अगर एंगल सेम है, उसको कट भी कर दिया जाएगा उसके लेंथ को, तब आराम से वो पास कर जाएगा। ठीक है, तो एंगल पे ही वो मैटर करेगा। पासिंग थ्रू द स्लिट डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन द एंगल बिटवीन द रोटेटिंग आर्म्स एंड नॉट ऑन देयर लेंथ। ठीक है, तो वो एंगल पे डिपेंड करता है रोटेटिंग आर्म्स और स्लिट के बीच के एंगल्स को, ना कि उसके लेंथ पे। ऑलराइट, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड। तो एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, क्या है, एक बच्चा चैलेंज दे रहा है कि रिड्यूस दी एंगल। चैलेंज में क्या कर रहा है कि एंगल को कम करके दिखाओ। अब एक बच्ची ने क्या किया, तो एंगल के लिए कम करने के लिए उसने उसके आर्म्स को कट कर दिया। ठीक है, सीजर लेकर के आर्म्स को कट कर दिया। तो कहे क्या करी, खुश होकर के कि एंगल रिड्यूस्ड, उसको लग रहा है कि एंगल रिड्यूस हो गया, बट द एंगल इज स्टिल द सेम। ठीक है, लेकिन एंगल क्या है, अभी भी वैसा का वैसा ही है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, हमने अभी भी डिस्कस किया था जस्ट में कि आर्म्स को चाहे कितना भी बढ़ा दिया जाए या कितना भी छोटा कर दिया जाए, एंगल्स रिमेन्स द सेम। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कैसे एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, दो तरीके से जाना हम लोगों ने, एक तो सुपर इम्पोजिशन और दूसरा थ्रू ट्रांसपेरेंट सर्कुलर पेपर। ओके, तो अगला वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दैट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स, और इसके आगे के टॉपिक्स को भी डिस्कस करते चलेंगे आगे की वीडियो में। ठीक है बच्चों, वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो वेबसाइट पे जाकर के आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नहीं तो अगर पढ़ना चाहते हो साइंस और मैथ, ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हो, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से वेबसाइट या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। ओके, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।